नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात बदस्तूर खराब। भाजपा ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, राज्य में हिंदू समुदाय के लिए असुरक्षा की स्थिति। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध। राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। कनाडा में अग्रिम मतदान के पहले दिन 20 लाख से अधिक लोगों ने डाला वोट। 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में पंजाब से होगी बेंगलुरु की भिड़ंत, तो शाम को चेन्नई के सामने होगी मुंबई की चुनौती। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईस्टर। प्रभु यीशु के उपदेशों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। ये अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खासतौर से गरीब मुस्लिमों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर तक पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। और केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ दलों ने वक्फ कानून को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है। वो इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। I think unfortunately some parties have created a misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who in turn for the last 35 years has done nothing for their problems. मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घेरे में है। भाजपा लगातार ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। हिंदू वर्ग में असुरक्षा का माहौल है। ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया है और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 अप्रैल से अमेरिका और पेरू की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमेरिका की यात्रा के क्रम में 20 से 25 अप्रैल तक सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और वहां बसे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगी।
26 से 30 अप्रैल 2025 तक पेरू की अपनी पहली यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और व्यापार जगत के नेताओं के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी और दोनों देशों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालेंगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पिंक सिटी का भ्रमण करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस के स्वागत के लिए जयपुर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। 22 अप्रैल को वो ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली यूएस इंडिया बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर अपना विजन साझा करेंगे। बिजनेस समिट के बाद उपराष्ट्रपति वेंस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वो आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। 24 अप्रैल को वो वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा उनके साथ उनकी पत्नी उषा, बच्चे समेत अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी शामिल होंगे। 2013 के बाद ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा है। इससे पहले आपको बताएं कि 2013 में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद पीएम मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है।
मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। इधर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भवेश चंद्र रॉय की हत्या पर इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू नेता के साथ हिंसक बर्ताव करना बेहद दुखद है। उनका अपहरण कर लिया गया और बेरहमी से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बाकी अल्पसंख्यक भयभीत हो जाएं। हिंदू लीडर थे मिस्टर रॉय, उनको किस तरह से पहले किडनैप किया गया और फिर बहुत बुरी तरह से पीट कर मार दिया गया। तो ये जो लीडरशिप जो है, हिंदू लीडरशिप है या जो माइनॉरिटीज़ का जो लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं, उनके जब लीडर को ही इस तरह से किसी को कैद में रख दिया जा रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही है, ये जानबूझ के कर रहे हैं उनको टारगेट कि वो जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो एकदम डर जाएं और वो जो भी चाहते हैं उसके सामने वो लोग अपने आप को सबमिट कर दें। तो ये बहुत ही दुखद है और पूरे विश्व को उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत ही दुखनीय है। और वेव समिट में कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 में देश भर के उत्साही रचनाकार, कलाकार और प्रशंसक हिस्सा लेते दिखाई देंगे। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन आयोजित किया गया और शॉर्टलिस्ट किए गए फाइनलिस्टों की घोषणा कर दी गई है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 को भारत की सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी कॉस्प्ले प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, जो वेब समिट की जीवंत पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स की रचनात्मकता और जुनून देखने को मिला कॉस्प्लेयर्स वेब्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन में। हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेयर्स की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप शोडाउन काफी बेहतर तरीके से हुआ। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। अभी एक कॉस्प्लेयर की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर, और आज हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, लेकिन इधर तो अलग ही हो रहा है। मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं। 50 से ज्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों में से 30 कॉस्प्लेयर्स को उनकी असाधारण रचनात्मकता, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाइल्ड कार्ड शोडाउन ने इन जोशीले कलाकारों को अपने हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर कॉस्प्ले के मामले में। ऐसा नहीं कि लोग करते शायद बहुत लोग को उतना अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता होगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता होगा करने के लिए। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर हमारे होम ग्राउंड पे अगर हम हमारा कल्चर अपस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम बाहर वालों को, जो लोग का कल्चर हम इधर अडॉप्ट करें, उनको हम कैसा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते तो हम ऐसे एनिमे मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ऑन दूरदर्शन एंड मैंने सोचा कि इसमें जाया कैसे जा सकता है, मे बी मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँ। एंड फिर मुझे कॉस्प्ले का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड मैं यहाँ पे कॉस्प्ले करने आई हूँ। वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप क्रिएटर्स स्ट्रीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये चैंपियनशिप पारंपरिक भारतीय कहानी कहने और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच दूरी को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भारतीय रचनाकारों को वो प्रसिद्धि मिले जिसके वो हकदार हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, मुंबई। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की,
खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर में हुए क्रूर हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी जिकरा उर्फ लेडी डॉन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ साहिल और दिलशाद को भी हिरासत में लिया गया है, जिन पर 17 वर्षीय कुणाल की चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है। इनके अलावा पुलिस ने जांच के दौरान कुछ संदिग्ध नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से 3 लोगों की जान चली गई है। इलाके में रात भर भारी ओलावृष्टि हुई और उसके बाद चंदरकोट गांव में आज सुबह भी भारी बारिश और ओलावृष्टि देखी गई। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तेज हवाएं चली। मौसम की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिससे कई कीमती जानें बच गईं। वहीं भारी बारिश के कारण रामबन राजमार्ग बाधित हो गया है। इधर जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सेना के जवान राजमार्ग को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामबन में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वे स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। जिला प्रशासन की समय पर और तुरंत कार्रवाई की वजह से कई कीमती जानें बच गई हैं। वित्तीय और अन्य सभी तरह की राहत प्रदान की जा रही है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने आगे कहा है कि घबराएं नहीं, हम सब मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से पार पाएंगे। और आज ईस्टर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। ये त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसीलिए इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनर्जीवन का त्योहार है, जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आशा और आनंद का ये त्योहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए। चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो।
रुक करते हैं बाकी की खबरों का। चुनाव कनाडा ने चुनाव पूर्व अनुमानों की घोषणा की है, जिसके अनुसार अग्रिम मतदान के पहले दिन शुक्रवार को लगभग 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव कनाडा के लिए अटलांटिक क्षेत्र में क्षेत्रीय मीडिया सलाहकार फ्रांसवा एनगुहार्ट के अनुसार 2021 में पिछले चुनाव में अग्रिम मतदान के पहले दिन की तुलना में मतदान प्रतिशत 36% अधिक है। कनाडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आने वाले दिनों में अधिक भीड़ को संभालने के लिए समायोजन करेगा, क्योंकि कई मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की। ये युद्ध विराम रूसी समय अनुसार शनिवार शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इजरायल के पास जीत तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान तब सामने आया है जब इस सप्ताह हमास ने अस्थायी संघर्ष विराम के लिए इजरायल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बजाय बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की मांग की थी। गौरतलब है कि हमास ने वर्ष 2023 में इजरायल पर हमला किया था। मार्च में इजरायल ने गाजा को पूरी तरह से बंद कर दिया था और युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता विफल होने के बाद 18 मार्च को फिर से हमला शुरू कर दिया था। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें अभिनेता और रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस शामिल हुए। कितने लोगों ने कहा है मुझसे कि हम समझते हैं कि कसरत एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन अकेले में बहुत बोरियत होती है। सो आई लव द आइडिया दैट एज अ कम्युनिटी दिस कंट्री इज गेटिंग आउट ऑन अ संडे एंड गेटिंग एक्टिव। सबसे ज़रूरी बात फिटनेस के लिए है कि आप ठीक तरीके से सोना, आपको स्लीप। और मेरे तजुर्बे में यू कैन ओनली स्लीप वेल व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, एंड योर कॉन्शियस इज ओनली क्लियर इफ यू लिव ए मॉरली करेक्ट लाइफ। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका फिटनेस नहीं होगा। और आईपीएल में आज सुपर संडे के दिन फैंस को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है। दिन का पहला मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा और दूसरा मैच मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोपहर 3:30 बजे से चंडीगढ़ में भिड़ेंगे, जबकि दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में होगा। वहीं आईपीएल में कल खेले गए पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। रोमांचक मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए थे। जवाब में बटलर ने 54 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन बनाए, जिससे गुजरात ने 19 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट पर 204 रन बनाकर मैच जीत लिया। गुजरात ने इस तरह आईपीएल में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले टीम ने कभी भी 200 प्लस रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया था। गुजरात टाइटंस ने इस मैच में जीत के साथ अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पायदान पर आ गई है। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।